की शुरुआत में हम निक नाम के आदमी को अपने घर के बाहर देखते हैं। कुछ देर बाद वो एक बार में जाता है। ये उसी का बार है जिसे उसकी ट्विन बहन मार्गो संभालती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है निक की शादी को 5 साल हो चुके हैं। आज उसकी 5th एनिवर्सरी है। फिर हम किसी को एक डायरी लिखते हुए देखते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। निक और एमी एक पार्टी में मिले थे जहाँ निक ने एमी को कुछ ही समय में इम्प्रेस कर लिया था। दोनों को पता लगता है दोनों ही राइटर है। निक एमी को बाहर लेकर गया, फिर उसे स्नोफॉल में किस किया। वहीं से उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ। प्रेजेंट टाइम में निक बताता है हर साल एनिवर्सरी के दिन एमी उसके साथ एक गेम खेलती है जिसमें वो कुछ छुपाती है और निक के लिए क्लू छोड़ती है और निक को अपना गिफ्ट ढूंढना पड़ता है। फिर निक घर पहुंचता है। वो घर में एमी को बहुत आवाज देता है लेकिन एमी घर में नहीं थी। तब उसे टेबल टूटा हुआ दिखाई देता है। निक तुरंत पुलिस को कॉल करता है। उसके घर डिटेक्टिव राउंडा अपने असिस्टेंट के साथ आती है। फिर डिटेक्टिव पूरा घर देखती है। निक उन्हें बताता है वो दोनों ही राइटर है। दोनों 2 साल पहले यहाँ आए थे क्योंकि निक की मॉम बीमार थी, लेकिन अब वो गुजर चुकी है। निक उन्हें अपने बार के बारे में भी बताता है। साथ ही वो पार्ट टाइम यहाँ के कॉलेज में पढ़ाता है। किचन चेक करते समय डिटेक्टिव को वहाँ एक खून का निशान दिखाई देता है। डिटेक्टिव को ये भी पता लगता है निक की वाइफ अमेजिंग एमी है। दरअसल एक समय एमी अमेजिंग एमी नाम से फेमस थी। फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है कुछ साल पहले एमी की बुक लॉन्च पार्टी थी जहाँ एमी ने निक को अपने पेरेंट्स से मिलवाया था। उसी पार्टी में निक ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। प्रेजेंट टाइम में पुलिस निक के कुछ सैंपल लेती है। फिर डिटेक्टिव उसे बताती है वो इस केस को बहुत सीरियसली लेने वाले हैं। साथ ही वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके घर की फोरेंसिक जांच होगी। जब तक निक अपनी बहन के घर पर रह लेगा। पूछताछ के दौरान पुलिस और हमें पता चलता है निक को एमी के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे वो दोपहर में क्या करती है, उसके यहाँ कोई दोस्त है या नहीं, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। निक को कुछ नहीं पता, जो पुलिस के लिए काफी हैरानी की बात थी। फिर निक एमी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है। फिर वहाँ से अपनी बहन के घर जाता है और उसे भी पूरी बात बताता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव निक के घर आती है जहाँ बाहर ही उसे एक प्रेग्नेंट औरत मिलती है। वो उसे बताती है वो एमी की फ्रेंड है, लेकिन वो औरत होमलेस थी, इसीलिए डिटेक्टिव राउंडा उसे इग्नोर कर देती है। घर के अंदर फोरेंसिक की टीम जांच कर रही थी जिससे उन्हें पता चलता है वो खून का ही निशान था। साथ ही क्रेडिट कार्ड, कार, ये घर, निक का बार सभी एमी के ही नाम पर है। उन्हें एमी के अंडरगारमेंट में एक लिफाफा मिलता है जिस पर क्लू 1 लिखा हुआ था। सुबह निक और मार्गो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां एमी के पेरेंट्स भी आ चुके थे। एमी के पेरेंट्स भी निक को काफी पसंद करते थे। फिर वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं जहां मीडिया के सामने निक सिर्फ इतना ही बोलता है अगर किसी को भी एमी के बारे में पता चले तो उनके पास जरूर आए, जो सुनकर सभी काफी हैरान थे। वही दूसरी तरफ एमी के माँ बाप बहुत इमोशनल स्पीच देते हैं। फोटो लेते समय निक से कोई कुछ पूछता है। निक उसे जवाब देता है जिससे उसके दांत दिखते हैं, जिससे उसकी फोटो ऐसे आती है जैसे वो एमी के पोस्टर के सामने हंस रहा हो। फिर एमी के पेरेंट्स डिटेक्टिव को डेजी कॉलिंग के बारे में बताते हैं। निक को भी उसके बारे में पता था। दरअसल डेजी एमी का एक्स बॉयफ्रेंड था। एमी के उसके ब्रेकअप करने के बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक मिलियनर होने के बावजूद वो एमी के लिए पागल था और कुछ समय पहले ही वो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर दूसरे शहर में रहने आया है, लेकिन निक कहता है वो उसी शहर का है। एमी के पेरेंट्स यहाँ एक और लड़के का जिक्र करते हैं जिसके बारे में निक को पता नहीं था। एक लड़के ने एमी पर बुरी तरह हमला करके उसे घायल किया था। बाद में उस लड़के को जेल भी हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा कुछ गलत या अलग नहीं हुआ था। एमी के पेरेंट्स के जाने के बाद डिटेक्टिव निक को वो लिफाफा दिखाती है जो उन्हें घर से मिला था। निक बताता है हर एनिवर्सरी को एमी ये गेम खेलती है जिसमें क्लू दूसरे तक लेकर जाता है और आखिर में उसका गिफ्ट रहता है। उस लिफाफे में एक पहेली थी जिसे पढ़ने के बाद निक उसे सुलझा लेता है। उस पहेली का मतलब था निक के कॉलेज का ऑफिस। ऑफिस में एक और लिफाफा था। डिटेक्टिव को वहाँ एक पेंटी मिलती है जिसके बारे में निक को पता नहीं था। उस लिफाफे में किसी छोटे लकड़ी के मकान का जिक्र था। उसके पूछने पर निक बोलता है उसे इस पहेली का जवाब नहीं पता, लेकिन अगले सीन में निक एक लकड़ी के मकान में आता है जो उसके डैड का घर था। अंदर जाने के बाद निक सिक्योरिटी अलार्म में पासवर्ड डालता है, लेकिन पासवर्ड गलत था जिससे अलार्म बच जाता है। वहाँ निक को तीसरा लिफाफा मिलता है। तभी वहाँ वही डिटेक्टिव आती है। उसे निक दिखाई देता है। निक बोलता है ये उसके डैड का घर है और वो यहाँ आता रहता है। निक उसे तीसरे लिफाफे के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे लगा था ये लकड़ी का घर वही होगा, लेकिन निक मना करके चला जाता है जिससे पुलिस का शक उस पर और बढ़ गया था। दूर जाने के बाद निक उस लिफाफे की पहेली को पढ़ता है और एमी को गालियां देता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एमी निक को बताती है उसके डैड के ऊपर बहुत कर्ज है, इसीलिए वो उन्हें अपनी सेविंग्स दे रही है जो करीब करीब $1 मिलियन है, जिस पर निक ज्यादा कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद रिसेशन आ गया था। निक की नौकरी
चली गई थी। वो दिन भर घर पर वीडियो गेम खेलता, जिससे उसके और एमी के बीच बहस भी होने लगी। तभी निक को उसकी बहन का कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है निक की मॉम को कैंसर है। एमी तभी समझ गई थी अब सब बिगड़ने वाला है। प्रेजेंट टाइम में एमी को गायब हुए 7 दिन हो चुके थे। उन लोगों ने एमी को ढूंढने में मदद करने वालों के लिए कुछ इंतजाम किया था। डिटेक्टिव उससे उस औरत के बारे में पूछती है जो खुद को एमी की फ्रेंड बता रही थी, लेकिन निक उसे जानता नहीं था। बस जाते जाते कभी कभी उन्हें हाय कर दिया करता था। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़की आती है और निक से सेल्फी के लिए पूछती है, लेकिन फोटो में गलती से वो हंस देता है। निक उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस फोटो को डिलीट कर दे या किसी को शेयर ना करे, लेकिन वो लड़की नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। एमी की तलाश अभी भी जारी थी। मीडिया निक की वो फोटो चलाती है जिसमें वो एमी के पोस्टर के सामने हंस रहा था। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है तो निक और एमी न्यूयॉर्क छोड़कर यहाँ शिफ्ट होने निकले, लेकिन निक ने एमी से पूछा तक नहीं। वो घर आकर बहुत खुश था। उस समय एमी को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सामान हो और उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया हो। प्रेजेंट टाइम में निक से मिलने एक लड़की आती है। ये निक की स्टूडेंट थी जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। निक ने उसे बोला था वो एमी को डाइवोर्स देने वाला है। निक उसे जाने बोलता है क्योंकि किसी को भी उन दोनों के बारे में पता चला या डाइवोर्स की बात भी पता चली तो सब निक पर ही शक करेंगे। निक उसे जाने बोलता है, लेकिन उसमें ज्यादा ही गर्मी भरी थी, इसीलिए वो वही यामा काटा करते हैं। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। अब निक की मॉम की डेथ हो चुकी थी। एमी ने अपने न्यूयॉर्क का घर बेचकर निक के लिए बार खरीदा क्योंकि वो अभी बेरोजगार था। एमी निक के लिए बस सेक्स टॉय बनकर रह गई थी, जिसके अलावा उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। लेकिन एक दिन एमी ने निक से बच्चे के लिए बात की, लेकिन निक को फिलहाल बच्चे नहीं चाहिए थे, जिस पर दोनों में बहस हो गई। तब निक ने उसे धक्का दे दिया था। उस दिन एमी को रियलाइज हुआ वो निक से डरने लगी है। आपको याद दिला दूं, ये सब फ्लैशबैक हमें उस डायरी के जरिए दिखाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किसी गुंडे के पास जाती है जो एक ड्रग डीलर भी है, जिसके पास शायद एमी की इन्फो हो सकती है। डिटेक्टिव उसे एमी की फोटो दिखाती है। वो एमी को पहचान जाता है क्योंकि एमी ने उससे गन खरीदी थी जो छोटी हो, जिसे वो अपने पास रख सके। उस दिन एमी बहुत डरी हुई थी और उस दिन वैलेंटाइंस डे था। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। एमी निक से डरने लगी थी। उसे लगने लगा था निक कभी भी उसे मार सकता है और वो डाइवोर्स इसीलिए नहीं मांग रहा क्योंकि उसका बार अभी भी उसके नाम पर है, इसीलिए वो अपने साथ गन लेकर सोने लगी। प्रेजेंट टाइम में सुबह निक उस लड़की को बाहर भेजता है, लेकिन मार्गो ने उसे देख लिया था। वो निक को गालियां देने लगती है क्योंकि उसकी वाइफ इतने दिनों से मिसिंग है और किसी को पता चला उसका अपनी 20 साल की स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा। वो उसे न्यूज दिखाती है जिसमें एक रिपोर्टर इनडायरेक्टली निक की वो फोटो दिखाकर उसे ही क्रिमिनल बोल रही थी और एक वकील जब निक का पक्ष लेता है क्योंकि जब तक प्रूफ ना हो जाए निक निर्दोष है, वो रिपोर्टर उसे बोलने नहीं देती। कुछ सुना सुना लग रहा है ना। खैर फिर निक अपने घर आता है क्योंकि फोरेंसिक का काम खत्म हो गया था। उसे किचन के फ्लोर पर सफेद निशान दिखाई देते हैं। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव भी वो न्यूज देख रही थी। वो रिपोर्टर अभी भी निक को ही टारगेट कर रही थी, लेकिन डिटेक्टिव किसी रिपोर्टर के अंदाजा लगाने पर कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो सबूतों पर यकीन करती है। तभी उसे पता चलता है किचन के जमीन पर बहुत सारा खून था जिसे मिटाया गया है और वो खून एमी का ही था। रात में एक पार्क में एमी के लिए सेमिनार रखा गया था। मीडिया ने तो पहले ही उसकी धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन निक वहाँ पहुंचकर बहुत अच्छी स्पीच देता है। जैसे वो रोता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे एमी की परवाह नहीं या उसने ही एमी को कुछ किया है, जिससे वहाँ मौजूद लोग भी उसके सपोर्ट में आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ वही होमलेस औरत आती है जो खुद को एमी की फ्रेंड बता रही थी। वो चिल्लाकर बताती है एमी 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी और निक से ही एमी के बारे में पूछने लगती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को शॉक लगता है, लेकिन निक वहाँ से जाने लगता है और मीडिया उसका पीछा करने लगती है। वो किसी तरह पुलिस की कार में वहाँ से निकलता है। उसके घर के बाहर भी पूरी मीडिया की फौज खड़ी थी जो किसी भी तरह कोई वीडियो बनाना चाहती थी। ये देखकर आपको कुछ याद आ रहा हो तो मुझे जरूर बताएं। डिटेक्टिव आकर निक से बात करती है, लेकिन निक बोलता है वो उस औरत को नहीं जानता और वो एमी की फ्रेंड नहीं है। लेकिन तब वो एमी और उसकी कुछ फोटो दिखाती है, लेकिन इससे ये प्रूफ तो नहीं होता कि एमी प्रेग्नेंट थी। लेकिन कुछ देर में उनके पास एमी की मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है। वो आगे बताती है जब वो यहाँ पहली बार आई थी तब वहाँ एक टेबल टूटा हुआ था, लेकिन जब वो उस जगह बस अपना पैर पटकती है वहाँ की एक फोटो गिर जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि हाथापाई हुई हो और सिर्फ टेबल टूटा और वहाँ की सभी चीजें अपनी जगह पर थी और उन्हें किचन में बहुत सारे खून के निशान मिले जिन्हें साफ किया गया था। लाश न मिलना, खून के निशान मिलना जिन्हें साफ किया गया हो, ये साफ साफ मर्डर की ओर इशारा कर रहे हैं, वो भी किसी फैमिली मेंबर के द्वारा। और उनकी फैमिली में तो बस निक और एमी ही थे। साथ ही उन्हें पता चला है निक के
के ऊपर $1,70,000 का क्रेडिट कार्ड लोन पेंडिंग है, जिससे बहुत सारी चीजें खरीदी गई है। लेकिन निक ये देखकर खुद ही शॉक नजर आता है। उसे नहीं पता था उसका क्रेडिट कार्ड किसने इस्तेमाल किया। लेकिन पुलिस के पास एमी की $1.5 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसे निक ने ही फाइल किया था। जिस पर निक बोलता है क्योंकि एमी ने ही उसे इंश्योरेंस लेने कहा था। तभी डिटेक्टिव को एक फोन आता है। उसे पता चलता है एमी सच में प्रेग्नेंट थी, जिसे सुनकर निक को बहुत बड़ा शॉक लगता है। लेकिन वो आगे उससे बात नहीं करता जब तक उसके साथ उसका लॉयर ना हो। फिर मार्गो उसके घर आती है। बाहर मीडिया का मेला लगा हुआ था, लेकिन निक उसे बोलता है एमी ही बच्चा नहीं चाहती थी। वो लोग क्लिनिक भी गए थे, लेकिन बाद में एमी ने बच्चे के लिए मना कर दिया। वो मार्गो को उस क्लिनिक की रिपोर्ट दिखाता है। उस बॉक्स में डेजी का भी लेटर था, वही अमीर लड़का जो एमी के पीछे पागल था। वो एमी को अभी भी खत लिखता था। निक को तो बच्चा चाहिए था, लेकिन अब उसकी बात कोई नहीं मानेगा। ऊपर से ये सब लेटर और रिपोर्ट तो उसके और ज्यादा खिलाफ नजर आएगी, क्योंकि इससे समझ में आ रहा था वो एमी से नफरत करता है। निक मानता है वो एमी से नफरत करने लगा था, लेकिन उसने एमी के साथ कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ डिटेक्टिव निक के डैड के घर जाती है, क्योंकि उसे शक था निक उस दिन कुछ छुपाने यहाँ आया होगा। दूसरी तरफ निक उस तीसरे लिफाफे के क्लू को सुलझाना शुरू करता है। इस तरफ डिटेक्टिव को उस घर के बेसमेंट में एक भट्टी मिलती है, जिसके अंदर एक डायरी थी, जिसके कॉर्नर जले हुए थे। दूसरी तरफ निक ने उस पहेली को सुलझा लिया था। वो चुपके से रिपोर्टर से बचते हुए कहीं जाने निकलता है। इस तरफ डिटेक्टिव जब उस डायरी को पढ़ती है, ये वही डायरी थी जिसमें सारे फ्लैशबैक लिखे थे जो हमने शुरुआत से देखे हैं। और उसके आखिर में लिखा था एमी को शक है निक उसे एक दिन मार देगा। ये डायरी निक के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी तरफ निक एक घर के गैराज में पहुंचता है। उसका दरवाजा खोलने पर उसे दिखाई देता है उसके क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई सभी चीजें वही रखी हुई थी, जिसे देखकर निक बहुत ज्यादा शॉक में था। फिर अचानक हम एमी को एक कार में देखते हैं और हमें पता चलता है एमी ने ही ये सब किया है, क्योंकि निक ने उसके पूरे पैसे ले लिए और एमी को ये भी पता था निक उससे चीट कर रहा था। इसीलिए उसने निक को खुद के ही मर्डर के इल्जाम में फंसाने का प्लान बनाया। उसने सबसे पहले उस लोकल प्रेग्नेंट लेडी से दोस्ती की और उसे निक की झूठी कहानियां सुनाई कि वो कितना अब्यूजिव हस्बैंड है। सीक्रेटली निक के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन गैम्बलिंग की और बहुत सारी चीजें खरीदी। फिर निक के जरिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, कैश में एक कार खरीदी, लोगों के सामने ऐसी छवि बनाई कि लोग उसे पसंद करने लगे। फिर एक दिन उसने टॉयलेट को खराब किया और अपनी उस प्रेग्नेंट दोस्त को घर बुलाया। उसे बहुत ड्रिंक पिलाई जिससे उसे टॉयलेट आ जाए। फिर उसका यूरिन चुराया, जिससे मेडिकली वो प्रेग्नेंट साबित हो, क्योंकि अमेरिका में लोग प्रेग्नेंट लेडी को बहुत पसंद करते हैं। फिर अपने एनिवर्सरी वाले दिन निक के जाने के बाद उसने क्राइम सीन ऐसे बनाया जिसे देखकर पुलिस को शक हो। फिर अपना बहुत सारा खून निकाला और खून के कुछ छींटे किचन में फैलाए और बाकी जमीन पर फैला दिया। फिर उसे साफ भी कर दिया। उसने डायरी लिखना पहले ही शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो एमी ने दोनों के मिलने की कहानी बिल्कुल सच लिखी, लेकिन बाद में उसने कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। मतलब निक का उसे मारना, उसका डरना, सेक्स टॉय बनना सब कुछ झूठ था। फिर उस डायरी को ले जाकर निक के डैड के घर में रख दिया, इस तरह से जैसे लगे डायरी को जलाने की कोशिश की गई हो। उसी ने उस घर के सिक्योरिटी अलार्म कोड बदले थे और वहाँ तीसरा क्लू रखा, क्योंकि उसे किसी तरह इस घर में पुलिस को लाना था। फिर वो सभी चीजें छुपा दी। एमी को गायब हुए अभी 2 घंटे हुए थे। एमी चाहती थी निक पर उसकी खूबसूरत प्रेग्नेंट वाइफ के मर्डर का इल्जाम लगे। फिर एक गैस स्टेशन के टॉयलेट में उसने अपना हुलिया बदला। फिर वहाँ से शहर से बहुत दूर एक घर किराए पर लिया। उसके पास फिलहाल बहुत सारा कैश था। फिर उसने खुद के चेहरे पर वार किया ताकि उसे आसानी से पहचाना ना जा सके। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में निक मार्गो के पास जाता है, क्योंकि वो सब सामान मार्गो के ही गैराज में रखा हुआ था। अब उस सब सामान को देखकर मार्गो और निक ये तो समझ गए थे ये सब एमी का ही किया धरा है और वो अभी भी जिंदा है। उसमें एक गिफ्ट ऊपर रखा था। दोनों उसे अंदर लेकर आते हैं। उसमें एक गिफ्ट के साथ एक लेटर में पहेली लिखी थी, जिसका मतलब था निक जेल जाएगा। निक बताता है वो हमेशा उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी। वो जैसा चाहती थी निक वैसा ही करता था। मार्गो बताती है इस शहर में अपनी बीवी के मर्डर के लिए मौत की सजा होती है। दूसरी तरफ एमी इंटरनेट पर खुद के बारे में पता करती है और निक की हालत देखकर उसे बहुत खुशी होती है। कुछ समय बाद उसकी दोस्ती उसके पड़ोस में रहने वाली ग्रेटा नाम की लड़की से हुई। उसके पूछने पर वो बताती है उसने निक को एक दिन उसके बार के बाहर एक लड़की के साथ देखा था और निक ने स्नोफॉल में उसे वैसे ही किस किया था जैसे निक ने उसे पहली बार किस किया था। दूसरी तरफ निक न्यूयॉर्क जाकर टेनल बोल्ट से मिलता है। बोल्ट वही वकील है जिसे उसने न्यूज में देखा था। वो उसे एमी के बारे में सब बताता है, जिसे सुनकर बोल्ट एमी की काफी तारीफ करता है, क्योंकि उसकी कहानी बिल्कुल सटीक थी। बोल्ट उसका मुकदमा लड़ने तैयार
तैयार था, लेकिन उसकी फीस $1,00,000 है। निक को बचाने का एक ही आइडिया था, उन्हें एमी की सच्चाई सबके सामने लानी होगी कि वो कितनी चालाक औरत है। तब निक बताता है कुछ समय पहले उसने एक आदमी को जेल भिजवाया था, शायद उसे भी एमी ने ही फंसाया हो। साथ ही डेजी नाम का एक लड़का भी है जिसे एमी ने छोड़ दिया था। सरप्राइजिंगली बोल्ट के पास उस पहले लड़के का नंबर था जो वो निक को दे देता है, क्योंकि बोल्ट को पहले से पता था निक उसके पास ही आएगा। फिर निक जाकर उस लड़के से मिलता है जिसे कुछ साल पहले एमी ने जेल भिजवाया था। वो बताता है एमी और वो एक साथ थे, लेकिन बाद में एमी उस पर कंट्रोल करने लगी, इसीलिए उसने एमी से दूरी बना ली। लेकिन एक दिन वो उसके घर आई और उसे पैशनेटली सेक्स करने के लिए फोर्स किया। सेक्स के दौरान वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। दूसरे दिन सुबह उसके घर पुलिस आई क्योंकि एमी ने उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया था। एमी के शरीर पर घाव थे, एमी के अंदर उसका सीमन था, जिससे उसे सीधा 30 साल की जेल हुई थी। वो बहुत मुश्किल से जेल से बाहर निकल पाया है, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं देता, क्योंकि रिज्यूम में उसे अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड लिखना पड़ता है जो एक रेपिस्ट का है। कोई लड़की उसके साथ डेट पर नहीं जाती, क्योंकि गूगल करते ही उसके बारे में सब पता चल जाता है। इन शॉर्ट, एमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बस उससे अलग होना चाहता था। और न्यूज देखकर वो समझ गया था रेप के आगे अब एमी मर्डर का नाटक कर रही है। दूसरी तरफ एमी ग्रेटा के साथ टीवी देख रही थी, जिसमें वो एंकर इनडायरेक्टली निक को ही खूनी बता रही थी और औरतों को बहुत ज्यादा लाचार बेचारी दिखा रही थी, जैसे उसने सभी औरतों का ठेका ले रखा हो और आदमी तो जन्मजात कमीने होते हैं। वो अपने शो पर उस प्रेग्नेंट औरत को भी बुलाती है, वो भी एमी की तारीफ करती है कि वो कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी, और जैसा उसे एमी ने बताया था वो निक को गुस्सैल और अब्यूजिव बताती है। लेकिन ग्रेटा को लगता है एमी बहुत कमीनी और चालाक नजर आ रही है। उसे पता नहीं था उसके बाजू बैठी लड़की ही एमी है। ग्रेटा उठकर बाथरूम जाती है, तब एमी उसके ड्रिंक में थूक देती है और ग्रेटा आकर उसे पी भी लेती है। दूसरी तरफ निक एयरपोर्ट पर था, जहाँ से वो मार्गो को कॉल करता है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन मार्गो के पास कुछ सेविंग्स थी और वो एक लोन ले लेगी जिससे वो बोल्ट की फीस भर देंगे। निक के सामने ही टीवी थी। वो कमीनी एंकर निक और मार्गो की फुटेज को इस तरह प्ले करती है जैसे लगे दोनों भाई बहन के बीच शारीरिक संबंध हो। यहाँ तक कि निक के पीछे बैठा आदमी उसे ताना मारता है जैसा उसका अपनी बहन के साथ कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से उसे अपना चेहरा छुपाना पड़ता है। दूसरी तरफ एमी बहुत खुश होती है क्योंकि उस शहर में इस क्राइम के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। निक डेजी के घर पहुंचता है। ये वही अमीर लड़का है जिसे एमी ने छोड़ दिया था और ये अभी तक उसे खत लिखता था। इसका मतलब समझे आप, एमी जिसे चाहे छोड़ सकती थी, लेकिन कोई भी एमी को छोड़ने की जुर्रत करे तो एमी उसे रेप केस या मर्डर केस में फंसा देगी। खैर, निक डेजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेजी उससे कोई बात नहीं करता। निक अपने बार के पास आता है जो कोई टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, लेकिन उस डिटेक्टिव को दाल में कुछ काला लग रहा था, जैसे निक उस बुक को जलाने अपने डैड के घर ही क्यों ले जाएगा, डायरी जलने तक रुका क्यों नहीं, घर का अलार्म कैसे बजने लगा। लेकिन उसके असिस्टेंट को इसमें कुछ खास नहीं लगता। दूसरे दिन वहाँ बोल्ट पहुँचता है। निक उसे बताता है एमी ने पहला सुराग उसके ऑफिस में छोड़ा। वहाँ उसने रेड पेंटी छोड़ी क्योंकि वहाँ निक और उसकी गर्लफ्रेंड अक्सर यामा काटा करते थे। दूसरा सुराग उसने उसके डैड के घर छोड़ा, वहाँ भी दोनों यामा काटा करने जाते थे। तीसरा सबसे बड़ा सुराग एमी ने उसकी बहन के घर छोड़ा, मतलब वो सभी सामान जो क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था, जिससे ऐसा लगे निक ने ये सब अपनी बहन के लिए खरीदा है और वो भी उसके साथ मिली हुई है। लेकिन बोल्ट बोलता है ऑफिस और मार्गो का घर तो ठीक है, लेकिन उसके डैड के घर में उसने क्या छोड़ा होगा। निक को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उसने तो वो लिफाफा वहाँ से ला लिया था। जब निक वहाँ जाता है वहाँ पुलिस के टैग लगे हुए थे, इसका मतलब पुलिस को यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला होगा। बोल्ट बताता है उसकी गर्लफ्रेंड कभी भी खुलासा कर सकती है कि उसका और निक का अफेयर चल रहा है, इसीलिए उन्हें खुद पुलिस को इसके बारे में बताना होगा, साथ ही मार्गो के घर में रखे सामान के बारे में भी, जिससे पुलिस मार्गो के पीछे पड़ने वाली थी। बोल्ट 2 जासूसों को एमी को ढूंढने भेजेगा, लेकिन निक को कोई अंदाजा नहीं था वो कहाँ हो सकती है। एमी ग्रेटा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ गोल्फ खेल रही थी, लेकिन तब गलती से उसके पैसों की गड्डी गिर जाती है, जिसे ग्रेटा और उसका चर्सी बॉयफ्रेंड देख लेता है। निक के घर के बाहर मीडिया वाले तो ऐसे बैठे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। बोल्ट का अगला प्लान था निक एक टीवी इंटरव्यू देगा जिसमें वो अपने अफेयर का खुलासा करेगा। लोग पहले उससे नफरत करेंगे, बाद में सोचेंगे कितना अच्छा आदमी है कि नेशनल टीवी पर अपनी गलती मान ली, इसीलिए निक भी मान जाता है। दूसरी तरफ ग्रेटा और उसका बॉयफ्रेंड एमी के घर में घुस आते हैं। एमी उन्हें पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन वो लोग समझ गए थे एमी यहाँ किसी से छुप रही है, वो कभी पुलिस को नहीं बुलाएगी और दोनों एमी के सारे पैसे
पैसे छीन कर चले जाते हैं और एमी बस चिल्लाती रह जाती है। फिर एमी वहाँ से चली जाती है और किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ निक का इंटरव्यू होने वाला था। बोल्ट उसे तैयार कर रहा था कि उसे टीवी पर कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है कि देखने वाले उसे सच माने। दूसरी तरफ एमी एक होटल में आती है। उसने डेजी को बुलाया था। वो डेजी के सामने नाटक करती है कि वो कितनी अकेली थी, निक कितना कमीना था और उसने डेजी को छोड़कर बहुत गलत किया। और डेजी था तो पहले से उसके पीछे पागल। वो एमी की बातों पर यकीन कर लेता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी टीवी न्यूज में वो देखते हैं निक की गर्लफ्रेंड ने पहले ही मीडिया के सामने आकर बता दिया उसका और निक का अफेयर चल रहा है पिछले 1.5 सालों से। वहाँ एमी के माँ बाप भी थे। वो भी एमी के गायब होने का जिम्मेदार निक को मानने लगे हैं। इस तरफ बोल्ट का प्लान फेल हो गया था। वो निक को चलने बोलता है क्योंकि अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, लेकिन निक नहीं मानता। वो अभी भी इंटरव्यू देने पर जोर देता है क्योंकि वो सब संभाल लेगा। इसीलिए बोल्ट उसकी बात मान जाता है। फिर निक इंटरव्यू देने जाता है जहाँ सभी औरतें उसे बहुत गिरी हुई नजरों से देखती है। फिर ये सीन यही कट होता है और कार में मार्गो और बोल्ट उसकी काफी तारीफ करते हैं इंटरव्यू इतना अच्छा देने के लिए। उसका इंटरव्यू 24 घंटे बाद दिखाया जाएगा, जब तक निक को अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखानी। वही डेजी एमी को अपने आलीशान घर में लेकर आता है। फिर उसे पूरा घर दिखाता है। उस घर के चारों तरफ कैमरास लगे हुए थे। एक कैमरा उस घर के मेन डोर के बाहर भी था। दूसरे दिन सुबह एमी उन कैमरास के पॉइंट्स को देखती है। डेजी उसके लिए नए कपड़े लेकर आता है। अब शाम होती है। निक का इंटरव्यू आने वाला था जिसे निक और मार्गो साथ में देखते हैं, जिसमें निक बहुत इमोशनल होकर अपना अफेयर एक्सेप्ट करता है और एमी की बहुत तारीफ करता है। असल में बड़े बड़े झूठ बोलता है। इस इंटरव्यू को एमी और डेजी भी देख रहे थे। इंटरव्यू के एंड में निक एमी को घर वापस आने बोलता है क्योंकि उसे यकीन है, यकीन क्या उसे पता है एमी जिंदा है। फिर उससे माफी मांगता है और कहता है वो दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। इस पार्ट को एमी बहुत ध्यान से देख रही थी। इंटरव्यू खत्म होने पर मार्गो देखती है अब लोग उसके सपोर्ट में आने लगे हैं। तभी घर के बाहर पुलिस आती है। उन्हें मार्गो के पड़ोसी ने कंप्लेन की थी कि उसके गैराज में कुछ रखा हुआ है। पुलिस उस गैराज को खोलती है जिसमें उन्हें वही सामान मिलता है। इससे अब वो डिटेक्टिव भी निक को ही क्रिमिनल मान रही थी और पुलिस मार्गो को ही गिरफ्तार कर लेती है। इस तरफ डेजी सोच रहा था वो और एमी साथ में रहकर नई शुरुआत करेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और एमी फिर से उसके साथ आ जाएगी। इस तरफ निक बोल्ट के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। बोल्ट उसे बोलता है बिना लाश, बिना मर्डर वेपन के पुलिस सिर्फ कन्फेशन से ही उसे दोषी साबित कर सकती है। लेकिन निक इस बार कुछ छुपाना नहीं चाहता। इस बार वो पुलिस को सब सच बताएगा। डिटेक्टिव निक से उस गिफ्ट और डायरी के बारे में पूछती है। उसे गिफ्ट के बारे में तो पता था, लेकिन उसने डायरी पहले कभी नहीं देखी। डिटेक्टिव बताती है ये डायरी एमी की है जो उन्हें निक के डैड के घर से मिली है। निक भी कंफर्म करता है वो हैंडराइटिंग एमी की हो सकती है। फिर डिटेक्टिव डायरी के शुरुआत के पन्नों के बारे में पूछती है। वो सब सच ही थे, लेकिन बाद में बच्चों के लिए मारना, सेक्स टॉय बनाना, उससे डरना, बाकी सब निक मानने से इनकार करता है। साथ ही डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था ये आदमी उसे कभी भी मार सकता है। साथ ही उन्हें निक के घर में एक डंडा मिला था जिस पर एमी का खून लगा था, जिसे जलाने की कोशिश की गई थी। और गर्मियों के मौसम में आग कौन जलाता है, इसीलिए डिटेक्टिव निक को एमी के मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ एमी डेजी के सामने छोटे कपड़े पहनकर आती है। फिर उसके जाने के समय उसे बहुत जोर से किस करती है जिससे डेजी के होठ से खून निकलने लगता है। एमी उसके बाल बिखेरती है और उसकी शर्ट बाहर निकालती है। डेजी खुशी में मुस्कुराते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर जाता है। डेजी के जाते ही एमी अपने कपड़े पर रेड वाइन लगाती है और खिड़की के पास आकर रोने लगती है क्योंकि उस खिड़की पर कैमरा की रेंज थी, जिससे ऐसा लगता है डेजी अभी अभी एमी का रेप करके बाहर गया हो। मतलब एमी कुछ करने वाली है। दूसरी तरफ निक को किसी तरह बेल मिल जाती है। अब बोल्ट को कोर्ट ट्रायल की तैयारी करनी थी। उनके बाहर निकलती ही मीडिया कुत्तों की तरह उनका पीछा करने जाती है। फिर कुछ दिन बाद एमी रस्सी से अपने हाथों पर निशान लगाती है जैसे उसे बांध कर रखा गया हो। फिर वाइन की बोतल अपने प्राइवेट पार्ट में डालती है। डेजी घर आता है। एमी सामने उसका इंतजार कर रही थी। डेजी के आते ही एमी उस पर टूट पड़ती है। एमी उसे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और जैसे ही डेजी ठंडा पड़ता है एमी बॉक्स कटर से डेजी का गला काट देती है। डेजी बचने की कोशिश करता है लेकिन एमी उसके हाथ पकड़ लेती है और बेचारा डेजी जो उससे सच में प्यार करता था बेमौत मारा जाता है। दूसरे दिन सुबह निक को कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है बाहर एमी थी। वो खून से लथपथ निक के पास आती है और उसके हाथों में बेहोश होने का नाटक करती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कंफर्म करते हैं एमी के साथ रेप हुआ है। डिटेक्टिव निक से बात करती है। निक उसे सब सच बता देता है। फिर एमी को ऑफिसर्स के पास लाया जाता है।
वो कहानी को इस तरह मोड़ती है कि पूरा दोष डेजी के ऊपर जाता है। साथ ही वो डेजी पर इल्जाम लगाती है उसने 1 महीने तक उसके साथ रेप किया, जिससे उसका बच्चा भी मर गया और उन्हें उसके घर के सीसीटीवी फुटेज देखने चाहिए। डिटेक्टिव उससे क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करती है, लेकिन एमी उस पर ही इल्जाम लगाती है अगर वो नहीं आती तो वो उसके निर्दोष हस्बैंड को जेल में डाल देती। डिटेक्टिव वहाँ कुछ नहीं बोल पाती। फिर निक उसे लेकर निकलता है। उसके घर के बाहर पूरे लोग, मीडिया वाले एमी को अप्रिशिएट कर रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। घर में जाने के बाद निक उसे नाटक करने से रोकता है। दरअसल निक का इंटरव्यू देखने के बाद उसे समझ में आया निक ही उसके लिए सही है, जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। निक उससे पूरी बात पूछता है। एमी उसे कपड़े उतार कर शावर में बुलाती है ताकि उसके पास कोई माइक या कैमरा ना हो। फिर अपने बदन का खून धोते हुए उसे सब सच बताती है। वो घर तो वापस आ चुकी थी, लेकिन निक उसके साथ एक कमरे में नहीं सोता। अब वो न्यूज एंकर बेचारे मरे हुए डेजी के पीछे पड़ गई थी। उस टाउन के लोग एमी को हीरो मानने लगे थे। एमी मीडिया के सामने बोलती है वो दोनों अपनी शादी बचाएंगे, मतलब अब निक उसे डिवोर्स भी नहीं दे सकता। निक डिटेक्टिव और बोल्ट से मिलता है। डिटेक्टिव भी अपने हाथ खड़े कर लेती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एमी ने सेल्फ डिफेंस में डेजी को मारा है। वो ये साबित नहीं कर सकते उसने डेजी का खून किया है। दूसरी तरफ एमी मीडिया के लोगों को थैंक यू बोल रही थी निक को माफ करने के लिए, और बेचारा निक बस देख रहा था। कुछ दिन बाद रात में एमी अचानक निक के पीछे आ जाती है और उसे सोने के लिए लेकर जाती है। इससे हमें समझ में आता है निक अब एमी से डरने लगा है। एमी उसे समझाती क्या धमकाती है, उसे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। एक दिन उनका इंटरव्यू होने वाला था। निक ने सोच लिया था वो इंटरव्यू में सब सच बता देगा। एमी उसे फोर्स करती है उसे मानना होगा उसने वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था, साथ में ये भी मानना होगा उसने एमी पर हाथ उठाया था। फिर वहाँ वही रिपोर्टर आती है। निक उसे बोलता है उन लोगों ने उसे मानसिक बीमार बोला, मर्डरर बोला, उसके और उसके बहन के बीच शारीरिक संबंध बताया, लेकिन ये बेशर्म बोलती है बस टीआरपी के लिए थोड़ा बहुत मसाला लगाकर खबर दिखाई। निक एमी के पास जाता है। वो उसे दिखाती है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन निक ने तो उसे छुआ भी नहीं। एमी ने उसके स्पर्म का इस्तेमाल किया था जो क्लिनिक में पड़े थे। एमी की वजह से सब लोग उससे नफरत करने लगे थे। उसे एमी से अलग होना था, लेकिन वो उसके बच्चे को भी उससे नफरत करवाएगी, जिसे सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है। लेकिन एमी उसे धमकाती है उसने निक के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मर्डर तक किया। वो और भी बहुत कुछ कर सकती है क्योंकि पूरा देश अभी उसके साथ है। और बेचारा निक कुछ नहीं बोल पाता। फिर निक मार्गो से मिलता है। वो बेचारी अपने भाई की हालत पर रो रही थी। निक ने फैसला कर लिया था वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ने वाला, चाहे उसे अब एमी के साथ क्यों ना रहना पड़े। उसका बच्चा उसकी जिम्मेदारी है, अब उसकी इच्छाओं की कोई अहमियत नहीं है। फिर हम वो इंटरव्यू देखते हैं जिसमें दोनों ने अनाउंस कर दिया था एमी प्रेग्नेंट है, और बेचारा निक हमेशा के लिए एमी के साथ फंस गया था। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती।